चलिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। भारतीय राष्ट्रीय पशु है ना। आई मीन्स कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी वाघ, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी है हिरन। चलिए बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आई थिंक सभी को पता होगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है जी, बाघ है। चलिए, जब राष्ट्रीय की बात आई है तो हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, है ना। पक्षी, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो जी बच्चों मोर है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब है बात है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह बताइए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। क्लियर है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो जान जाएंगे, है ना। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य क्या है जी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्लियर है। सत्यमेव जयते, है ना, सत्य की विजय होती है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है जी, तो राष्ट्रीय ध्वज है जी तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है जी, तिरंगा है। क्लियर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, है ना। राष्ट्रीय गान जनगण, ये सब जानते हैं। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय फूल क्या है जी, राष्ट्रीय फूल कमल, और राष्ट्रीय फल आम है। क्लियर है। चलिए, आप लोग सोच रहे हैं मैम ये क्या बता रही हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो जान जाएंगे और जिनका पता होगा उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए, ऐसे भी ये सब प्राउड चीज़ें हैं, हमें हमेशा याद करनी चाहिए इन सब चीज़ों को। प्रश्न संख्या 2 है जी, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए दूध, बी चाय, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी कॉफ़ी। चलो बताओ श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। जाहिर सी बात है, श्वेत का मतलब क्या होता है, वाइट, उजला, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दूध। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है जी, दूध से संबंधित है। ये हमेशा बहुत बार पूछ चुका है। और मैं एक चीज़ बता दूं, श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी, ऑपरेशन फ्लड। क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है किस चीज़ से संबंधित है या किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है, तो दूध से, है ना। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, कभी कभी इसके आगे सेकंड लगा रहता है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड। तो ऑपरेशन फ्लड हो, ऑपरेशन फ्लड सेकंड हो या श्वेत क्रांति हो, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है बच्चों किससे संबंधित है, ये दूध से संबंधित है। देखिए, अब बात आती है श्वेत क्रांति। तो बच्चों श्वेत क्रांति 1917 में हुई थी, है ना। जब भारत में दुग्ध का उत्पादन बहुत कम गया था, है ना, तो उस समय जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी नस्ल की गायों भैंसों को पालने के लिए, है ना जी, उनके लिए अस्थाई चारागाह की व्यवस्था, है ना, कि किस तरह से भारत की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने में दूध का, है ना, किस तरह से उसका जो है अहम हिस्सेदारी हो सकता है। चलिए, अब बात आती है कि दुग्ध उत्पादन का जनक किसे माना जाता है, यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जनक, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है भाई, तो डॉक्टर, ये याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लिख लो फटाफट, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्लियर है जी। श्वेत क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये इसके जनक थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? थार डिजर्ट किस राज्य में है जी? थार डिजर्ट किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आप लोग तो बिहार के ही हो, मैं भी बिहार की हूँ, तो बताओ क्या बिहार में है थार रेगिस्तान? सुने हो नहीं ना? तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। चलो अब बचा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि रेगिस्तान कहाँ पे है, जो है ना, थार रेगिस्तान कहाँ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्लियर है? थार रेगिस्तान कहाँ है जी? राजस्थान में। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि एशिया का, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा डिजर्ट है। समझ में आया ना? एशिया महादेश का सबसे बड़ा डिजर्ट क्या है जी? थार है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? और ये जो थार मरुस्थल है इसका 62% पोर्शन जो है इंडिया में है। समझ में आ रहा है ना? 62% हिस्सा इंडिया में है और बाकी जो शेष हिस्सा है वो पाक में है, पाकिस्तान में है। कहाँ है जी? पाकिस्तान में। क्लियर है? थार रेगिस्तान का मुख्य 62% हिस्सा जो है बच्चों वो भारत में है और शेष 38% हिस्सा जो है कहाँ है जी? पाकिस्तान में है। क्लियर है? और इंडिया में भी मुख्य रूप से किस स्टेट में है? तो राजस्थान में। इसका कुछ हिस्सा जो है गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, बहुत बहुत थोड़ा कम कम है, लेकिन मुख्य जो है वो राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4। नील नदी कहाँ गिरती है जी? नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए काला सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी अरब सागर में। एक बात ये जान लो कि जो नील नदी है, ये जो नील नदी है बच्चों, ये अफ्रीका महादेश में बहती है। किस कॉन्टिनेंट में बहती है? अफ्रीका में। AFRICA। तो जाहिर सी बात है कि जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है तो अरब सागर में तो ये बहने से रही, अरब सागर में नहीं गिरेगी। एक चीज़ याद रखना, है ना? हिंद महासागर में भी नहीं गिरेगी। क्लियर है? अब बचा कौन? तो एक काला सागर और एक भूमध्य सागर। समझ में आ रहा है? जब नील नदी है ना बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर। समझ में आ रहा है ना? नील नदी कहाँ से गिरती है जी? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ से गिरती है? नहीं, कहाँ गिरती है जाके, इट मीन्स कि कहाँ मिलती है? तो भूमध्य सागर में। और कहाँ से निकलती है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुका है। कहाँ गिरती है? तो पता चल गया भूमध्य सागर में गिरती है। और ये निकलती कहाँ से है? तो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से। क्लियर है? किस झील से निकलती है बच्चों? विक्टोरिया झील से निकलती है ना? विश्व की सबसे लंबी नदी है ना? मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑल ओवर वर्ल्ड कौन है जी? तो नील नदी है। क्लियर है? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है बच्चों। नील नदी जो है मुख्य रूप से मिस्र में है ना? मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी को देन कहा जाता है ना? आसवान बांध, इस पर एक बहुत ही फेमस बांध है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध, तो आसवान बांध बच्चों नील नदी पर है। ठीक है? आसवान बांध इजिप्ट यानी मिस्र में ही है, जो कि किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि जो सबसे प्राचीन सभ्यता रह चुकी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो किस नदी के किनारे फलीभूत हुई है? तो वो नील नदी के किनारे ही फलीभूत हुई है। क्लियर है?
जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन में पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो और जो कल्चर है वो किस नदी के किनारे फलभूत हुआ है ना। तो इंडस रिवर के किनारे, किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे हुआ है ना। हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे, किस नदी के किनारे मुख्य रूप से फलीभूत हुआ है? तो सिंधु और उसकी मुख्य सहायक नदियों के किनारे, मुख्य रूप से सिंधु होता है। तो उसी तरह से कभी मेसोपोटामिया का भी पूछ दे, है ना, कि मेसोपोटामिया का सभ्यता जो है किस नदी के किनारे संपन्न हुआ है ना, किस नदी के किनारे वो फलभूत रहा था? तो वो होगा यही नील नदी। क्लियर है जी? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बच्चों, निम्न में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश के लिए फेमस है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी मासिनराम, ऑप्शन सी पटना और डी त्रिपुरा है। चलिए पटना तो नहीं है जी, हम सब जानते हैं। बीकानेर तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि बीकानेर राजस्थान में, तो राजस्थान में तो सब जानते हैं बहुत कम बारिश होती है ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मासिनराम, है ना। बच्चों आप लोग जैसे मैं छाँटती हूँ ना 2 ऑप्शन को, उस तरह से आप लोग 2 ऑप्शन हमेशा छाँट दो, समझ में आया? फिर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। 2 ऑप्शन में जो आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, उसको सीधा लगा दो। समझ में आ रहा है ना? पहले 2 ऑप्शन को आप किसी भी तरीके से छाँटो, जो 2 ऑप्शन बचता है उसमें आप सीधा ठोक दो। क्लियर है? मासिनराम, है ना। मासिनराम जो है बच्चों मेघालय स्टेट है ना, मेघालय स्टेट है ना, जानते हैं ना, मेघालय स्टेट है, सॉरी मेघालय की राजधानी शिलोंग है ना, वही एक जगह है मासिनराम। वहाँ पे उसे जो है वर्षा का सर्वाधिक स्थान माना गया है ना। भारत का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन, पहले कुछ समय पहले चेरापूंजी था, लेकिन नहीं ये कुछ समय पहले चेंज हो गया है ना, मतलब उससे उस जगह से भी ज़्यादा बारिश मासिनराम में होने लगी है, इसीलिए मासिनराम जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब बात आई है कि मासिनराम की बच्चों, तो मासिनराम कहाँ स्थित है? तो मासिनराम मेघालय में है। अब मेघालय की कैपिटल कहाँ है जी? राजधानी शिलोंग है, SHILONG। क्लियर है? शिलोंग है ना। अब बात आ रही है कि जो यहाँ की राजधानी कहाँ है जी? शिलोंग है ना। यहाँ एक चीज़ और पूछता है कि औसतन वर्षा कितना होता है? तो बच्चों यहाँ औसतन वर्षा 11,871 मिलीमीटर होता है ना। और आप लोग को पता होगा यहाँ का एक चीज़, हाँ जब हम लोग इतना पढ़े हैं तो एक CM के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर बच्चों कॉनरैड संगमा है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है जी? कॉनरैड संगमा है ना। आप लोग को पता होना चाहिए कि मेघालय जो है 3 प्रमुख जनजाति के लिए फेमस है ना, और इन 3 जनजाति के नाम पर यहाँ पहाड़ी भी है। ये 3 जनजाति कौन कौन है जी? तो सबसे पहला मैं लिखूँगी गारो, दूसरा खासी और तीसरा जैंतिया, है ना। ये 3 जनजाति यहाँ की बहुत फेमस जनजाति है, और तीनों जनजाति के नाम पर यहाँ पहाड़ी भी है। क्लियर है? यहाँ के CM कौन है? कॉनरैड संगमा, है ना। 3 तरह की जनजाति पाई जाती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, गारो, खासी और जयंतिया, है ना। यहाँ औसत वर्षा जो है 11,871 मिलीमीटर होता है। क्लियर है? यहाँ की राजधानी शिलोंग है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है जी प्रश्न संख्या 6, है ना। प्रश्न संख्या 6, भारत पाक युद्ध कब घटित हुआ? भारत पाक युद्ध कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 1948, बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इन सभी वर्षों में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ? बच्चों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, है ना। ये 3 साल युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान से। 1 साल कोई युद्ध हो तब तो बताए इंसान। 1948 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है,
और इसके पहले एक 1971 में भी हुआ है ना, और एक 1999 में भी हुआ है। क्लियर है? 4 युद्ध हुआ है, समझ में आ रहा है? 1948 में जो हुआ उसको बोला जाता है प्रथम कश्मीर युद्ध। क्या बोला जाता है उसको जी? प्रथम कश्मीर युद्ध। क्लियर है? 1948 में जो युद्ध हुआ उसको बोला जाता है प्रथम कश्मीर युद्ध। 1965 में जो युद्ध हुआ बच्चों उसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्लियर है? 1971 में जो युद्ध हुआ बच्चों, एक्चुअल में युद्ध जो ये हुआ था ये पूर्वी पाकिस्तान युद्ध था, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल है ना, बांग्लादेश, सॉरी बंगाल नहीं, बांग्लादेश आज़ाद युद्ध, है ना। ये युद्ध जो है बच्चों इंडिया लड़ा था बांग्लादेश के बिहाफ पर, है ना। और एक लास्ट 1999 में कारगिल युद्ध। कौन सा जी? कारगिल युद्ध, है ना, कारगिल युद्ध। और इन सभी युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्लियर है? याद रखोगे आप लोग, ये 4 युद्ध हुए हैं भारत पाक के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7, पोखरण किसके लिए विख्यात हुआ? पोखरण किसके लिए विख्यात हुआ? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम दंगा, ऑप्शन सी अणु विस्फोटन, ऑप्शन डी नक्सल आंदोलन। पोखरण, ये क्वेश्चन तो आप लोग को बता देना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ बहुत पहले ही। बच्चों इसका राइट आंसर होगा, लोग पढ़े थे ना पोखरण परीक्षण, तो परीक्षण किसका होगा? प्रदूषण का होगा, दंगा का होगा, आंदोलन का नहीं, अणु विस्फोटन। इसका राइट आंसर क्या होगा? अणु विस्फोटन। क्लियर है? देखिए पोखरण जो है ना ये भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र है ना, भारत का परमाणु परीक्षण स्थल है। क्लियर है? ये कहाँ स्थित है जी? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्लियर है? हाँ, पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण क्या हुआ था जी? 18 मई 1974 को हुआ था, है ना। स्माइलिंग बुद्धा जो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में, है ना। 18 मई 1974 को पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 5 परमाणु बमों का जो है ना एक लंबा कतार था, इसको बारी बारी से जो है सफल परीक्षण इसका किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। प्रश्न संख्या 8, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? लो ये भी बताने के लिए बात है। इसमें से कितने बच्चे होंगे जो मधुबनी कला, मधुबनी पेंटिंग को करते होंगे, है ना, या फिर उनके घर में ये पेंटिंग होती होगी या फिर करते देखे होंगे। चलिए जी, कौन राज्य है जो मधुबनी कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, है ना। ये प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, जानते हैं ना मधुबनी कला, ये एक तरह का आर्ट है, चित्रकारी है ना बच्चों, ये चित्रकारी है, पेंटिंग है। इसमें जो है कौन कौन सा जो हम लोग पदार्थ यूज करते हैं इस पेंटिंग को बनाने में, तो एक करते हैं डंक, है ना, गाय का गोबर, डंक उसी को बोलते हैं, गाय का गोबर, है ना, हल्दी करते हैं जी, हाँ, चूना करते हैं ना, चूना, इन सब चीज़ों का यूज करके जो है ये पेंटिंग बनाई जाती है, प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है बच्चों ये पेंटिंग, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है, बहुत बार पूछ चुका है कि मधुबनी पेंटिंग 2 तरह की होती है ना, और एक होती है भित्ति चित्र, याद रखना, है ना। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मधुबनी पेंटिंग निम्नलिखित में से किस तरह का चित्र है ना। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक तो भित्ति चित्र होता है और दूसरा होता है बच्चों ये आरीपन, है ना। दोनों को समझिए,
भित्ति चित्र इट मीन्स हुआ कि दीवार पर बनाने वाला, है ना, बनाने वाला। और अर्पण का मतलब हुआ कि जैसे कि वो शादी विवाह में जो वर और वधू के आगे बनाया जाता है ना, वो जमीन पर बनाने वाला अर्पण, है ना। और भित्ति चित्र का मतलब जो हुआ दीवार पर बनाया जाने वाला। तो ये जरूर पूछता है, याद रखना कि मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, एक भित्ति चित्र और दूसरा आर्यपन। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 9, हिटलर किस देश के थे जी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो बच्चे 9th क्लास पढ़ के आए हो, यहाँ तक 9th का हिस्ट्री पढ़े हो, उन्हें पता होगा हिटलर कहाँ के थे जी? हिटलर जर्मनी के थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। हिटलर जर्मनी के एक तानाशाह शासक थे, है ना। इनसे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि नाजी दल का स्थापना किसने किया था? तो बच्चों नाजी दल का स्थापना जो है हिटलर ने किया था, है ना। नाजी दल का स्थापना हिटलर ने किया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर है? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल जर्नलिस्ट पार्टी, है ना, सॉरी सोशलिस्ट पार्टी, है ना। ये नाजी दल का क्या किया था? गठन किया था। कब किया था? तो 24 फरवरी 1920 में किया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका मुख्य कारण जो माना जाता है वो हिटलर को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पर क्या किया? आक्रमण किया, है ना। ना हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता, ना ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के अगेंस्ट जाते। क्लियर है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कर्ता धर्ता इसी को माना जाता है, मुख्य कारक, है ना। और एक चीज़ और, नाजी दल का ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है बहुत बार कि नाजी दल का, है ना, जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो बच्चों वो स्वास्तिक है। स्वास्तिक ऐसे होता है ना, आई थिंक मुझसे गलती हो रही होगी, बट यही स्वास्तिक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है जी कि हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिटलर के दल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था, है ना, स्वास्तिक। लास्ट में बच्चों हिटलर ने क्या किया था ना? आत्महत्या कर लिया था, है ना, क्योंकि वो इतना अपने जीवन में इतना उसने निरंकुशता दिखाई थी, वो इतना क्रूर शासक बन चुका था, है ना, कि चारों तरफ से जब उसको रूसी सेनाओं ने घेर लिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय आत्महत्या के। उसने खुद को उड़ा लिया था। क्लियर है? चलिए दक्षिणी ध्रुव क्या है जी? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिणी ध्रुव क्या है? ऑप्शन ए एक मरुभूमि, ऑप्शन बी एक पर्वत, एक महादेश, एक सागर। बताओ दक्षिणी ध्रुव क्या है? आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा एक महादेश, है ना, कॉन्टिनेंट, है ना। दक्षिणी ध्रुव जो है साउथ पोल इज ए कॉन्टिनेंट। आप लोग को पता होगा कि पूरी धरती को 7 कॉन्टिनेंट में विभक्त किया गया है ना। पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 7 हिस्सों में, 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया, है ना। और मैं बता दूं दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव का आप लोग का जो नाम है अंटार्कटिका, क्या नाम है इसका? अंटार्कटिका, है ना जी। अगर अंटार्कटिका रहता लिखा हुआ तो आप लोग हमसे पूछते भी नहीं, फटाफट इसका आंसर मार देती, एक महादेश। बच्चों दक्षिणी ध्रुव को ही अंटार्कटिका कहा जाता है। क्लियर है? पूरी पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट में बटी हुई है। अब आप लोग को पता है वो 7 महादेश कौन कौन है? सबसे पहला तो एशिया है। क्लियर है ना? सबसे पहला क्या है? एशिया। अफ्रीका है ना जी। दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका होगा, फिर उत्तरी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा, यूरोप होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अंटार्कटिका होगा। यही 7 कॉन्टिनेंट है टोटल, है ना। जिसमें अंटार्कटिका जो है बच्चों, अगर देखा जाए, है ना, एरिया वाइज, तो अंटार्कटिका जो है 5वां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? 5वां स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है जी? फर्स्ट पर एशिया है। विश्व का या पृथ्वी पर सबसे बड़ा महादेश कौन है जी? एशिया है। और सबसे छोटा कौन है जी? ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया है।
हाँ, अंटार्कटिका 5वां नंबर पर है। इसलिए कभी भी दक्षिणी ध्रुव अगर पूछा जाए दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो ये एक महादेश है। और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब हम लोग तो जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सालों भर क्या है जी, बहुत मोटा बर्फ़ जमा हुआ रहता है ना। तो बच्चों इस पर अगर कभी पॉपुलेशन पूछे कि किस महादेश पर पॉपुलेशन जीरो है, जनसंख्या जीरो है, तो ये अंटार्कटिका ही है। अंटार्कटिका पर जीरो है पॉपुलेशन, है ना। इतना ठंड में कोई कैसे रह सकता है, समझ में आई मेरी बात। पॉपुलेशन यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन जीरो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चला जाए। 11 नंबर, कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास की रचना क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की? ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत और ऑप्शन डी ऋग्वेद। चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। बच्चों ये एक नाटक है। किस विधा में लिखा हुआ है? नाटक। कभी कभी हिंदी में ये क्वेश्चन पूछ देता है अभिज्ञान शकुंतलम किस विधा में लिखा हुआ है, तो ये नाटक में लिखा हुआ है। क्लियर है। अब बात आती है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों राजा दुष्यंत और शकुंतला का इसमें प्रेम कहानी है, दोनों का विरह है ना। चलिए रामायण की बात आती है जी। रामायण किन की रचना है जी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है बच्चों। किन की रचना है? वाल्मीकि की। महाभारत किन की रचना है बच्चों? वेद व्यास की रचना है। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास। ऋग्वेद किन के द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो ऋग्वेद जो है ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई है, ऋषियों को द्वारा लिखी गई है ना, आर्यों के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। वैसे ऋग्वेद में भी आ जाता है कि बहुत सारे मुनि का नाम देता है कि उसमें। और मैं आप लोग को बता दूं कि ऋग्वेद में जो है सूक्तों की रचना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ऋषियों ने किया है, मतलब जो पुरुष ऋषि हैं स्त्रियों ने भी किया है इनकी रचना। इसमें बहुत सारे सूक्तों की रचना स्त्रियों ने भी किया है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रश्न संख्या 12, कोणार्क मंदिर कहाँ है जी? बताइए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका क्या होगा जी? कोणार्क मंदिर कहाँ है? अच्छा चलो इसका मैं दूसरा नाम ले लेती हूँ। सूर्य मंदिर कहाँ है? अब तो बता दो। कोणार्क मंदिर को ही सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। बताओ सूर्य मंदिर कहाँ है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा इसका राइट आंसर? उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में ये सूर्य मंदिर है बच्चों। इसमें जो है 7 रथ और चक्र इस तरह से इस शेप में ही बना हुआ है। कैसे आगे 7 मतलब रथ है और ये सूर्य भगवान उस रथ को पकड़े हुए हैं और बगल में चक्का है ना। कोई बच्चा अगर गया होगा उड़ीसा तो वो देखा जरूर होगा, है ना। और ये किस भगवान को समर्पित है जी? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में है, कोणार्क में, है ना। अब बात आती है कि इसका निर्माण किसने करवाया था जी? तो बच्चों इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, याद रखना है। नरसिंह ने करवाया था, है ना। इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव ने, राजा नरसिंह देव ने। कब करवाया था जी? तो सीधा 13वीं शताब्दी में। कब करवाया था जी? तो 13वीं शताब्दी में। समझ में आ रही है बात? करवाया था बच्चों 13वीं शताब्दी में करवाया था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13, सीवी रमन कौन थे जी? सीवी रमन, सर वेंकट चंद्रशेखर रमन कौन थे? ऑप्शन ए लेखक विख्यात संगीतकार, ऑप्शन सी विख्यात नेता, ऑप्शन डी विख्यात वैज्ञानिक। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में लाइट चैप्टर में एक आता है रमन इफेक्ट, है ना। आता है ना रमन इफेक्ट।
इन्होंने बताया था कि कैसे लाइट का जो है क्वांटम नेचर का एविडेंस का खोज किया था ना, लाइट में किस तरह से जो है क्वांटम जो अणु होते हैं, है ना, पार्टिकल जो होते हैं वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं, किस तरह से घूमते हैं, है ना। रमन इफेक्ट का इन्होंने खोज किया था। तो जाहिर सी बात है कि खोज किए थे तो ये क्या है जी, वैज्ञानिक है ना। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है फिजिक्सियन थे बच्चों, भौतिक शास्त्री थे, है ना। बच्चों सर वेंकट रमन को जो है 1930 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, आप लोग याद रखिएगा। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। और इनको मिला था कब, तो बच्चों इनको मिला था 28 फरवरी 1930 को मिला था, 28 फरवरी को इन्होंने जो है रमन इफेक्ट का खोज किया था। और इसी 28 फरवरी को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बच्चों नेशनल साइंस डे NATION नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का फ़ैसला लिया है ना। हम लोग हाल फिलहाल में ही, आप लोग को पता होगा 28 फरवरी को, बीते 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किए थे। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि नेशनल साइंस डे जो है किनके रूप में, किस वैज्ञानिक के याद में मनाते हैं, है ना। तो किस वैज्ञानिक की जो है खोज में मनाते हैं, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के रूप को यादगार के रूप में मनाते हैं। तो इसमें होगा आंसर CV रमन के, है ना, क्योंकि CV रमन ने ही 28 फरवरी 1928 को, है ना, 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट का खोज किया था। इसी कारण 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न है 14वां। रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस के रचयिता कौन है जी? तुलसीदास, कालिदास, कबीर या नानक? सभी बच्चे जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, है ना, तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने की जी? तुलसीदास ने की है। रामचरितमानस में बच्चों 7 कांड है, बहुत बार क्वेश्चन हिंदी में पूछ देता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं टोटल जी? 7 कांड है। 7 कांड कहने का मतलब है 7 हिस्सों में ये बटा हुआ है ना। सबसे पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्या कांड, है ना जी, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और सबसे लास्ट है उत्तर कांड। क्लियर है बच्चों। तो रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया, है ना। इसी में ना हम लोग पढ़ते हैं जी, श्री गुरु राम चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। हाँ, चलिए हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं वो इस रामचरितमानस में ही तो है, उससे से लिया गया है। चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।